हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैप्टर। हम कर रहे थे फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट एंड अभी हमारा मेन जो टॉपिक है रजिस्ट्रेशन का है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से बहुत से क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। एंड ये मोस्टली देखा जाए तो चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, जिसके अंदर से एक प्रैक्टिकल ओरिएंटेड टॉपिक है, जो कि उसके बाद हमारे पास बचता है अकाउंट्स एंड ऑडिट एंड पेनल्टीज एंड कुछ मिसलेनियस पॉइंट, जो कि मोस्टली प्रोसीजर पार्ट है, जिसका प्लेन रीडिंग वुड बी इनफ। अब अगर बात करें रजिस्ट्रेशन के या फॉरेन कंट्रीब्यूशन किसी को भी रिसीव करना है, जैसे कि हमने ऊपर देखा कि वो रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। अब फॉरेन करेंसी रिसीव करने के आपके पास दो मोड हो सकते हैं, मोड वन, मोड टू। मोड वन हमारे पास बात करता है बाय रजिस्ट्रेशन, मोड टू बात करता है थ्रू प्रायर परमिशन। रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि आप एक रेगुलर बेसिस पे डील करते हो, फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रिसीव करते हो। उस केस में आप गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हैं, एक सर्टिफिकेट ग्रांट किया जाएगा आपको, जिसके बेसिस पे आप उस फॉरेन करेंसी को रिसीव कर पाएंगे और अपने डेजिग्नेटेड पर्पसेस के लिए यूज़ कर पाएंगे। दूसरा पार्ट आता है थ्रू प्रायर परमिशन, यानी कि आप एक कुछ पर्टिकुलर आपके पास पैसे आने वाले हैं, उस स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, उस स्पेसिफिक सोर्स के लिए आप एक प्रायर परमिशन ले सकते हैं, जिससे उसके बाद उस सोर्स से और उस पर्पज़ के लिए उस पैसे को रिसीव भी कर सकते हैं एंड यूज़ भी कर सकते हैं रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे पास रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन पर्सन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई भी पर्सन जिसका डेफिनेट कल्चरल, इकोनॉमिकल, एजुकेशनल, रिलीजियस और सोशल प्रोग्राम है shall accept foreign contribution unless he obtains a certificate। सर्टिफिकेट ऑब्टेन किए बिना इन कोई भी एक्टिविटीज़ को नहीं कर पाएगा फॉरेन कंट्रीब्यूशन के थ्रू। हाउएवर, हाँ जी, हाउएवर, अगर कोई एसोसिएशन रजिस्टर्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अंडर सेक्शन नंबर 6 या फिर प्रायर परमिशन अंडर सेक्शन ऑफ द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 1976, यानी कि इससे इमीडिएटली पहले जो एक्ट था, इसके अमेंडमेंट आने से पहले, इस एक्ट में नया एक्ट आने से पहले जो एक्ट था 1976 का, उसके अंडर अगर आपको प्रायर परमिशन मिली हुई थी, तो उस केस के अंदर आप डीम्ड माने जाओगे कि आपको रजिस्ट्रेशन या फिर प्रायर परमिशन लेने की नीड नहीं है। shall be deemed to have been registered or granted prior permission as the case may be। और ये जो चीज़ वैलिड होगी ओनली फॉर 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच दिस सेक्शन कम्स इनटू फोर्स। इस सेक्शन के आने के 5 years के अंत तक ही आप इस चीज़ को रख पाओगे, यानी कि अब ऐसा कोई भी इंसान नहीं बचा है जो इसका फ़ायदा उठा रहा होगा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन आफ्टर ऑब्टेनिंग प्रायर परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन लेने के बाद हम फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रिसीव कर सकते हैं। दो फॉर्म यहाँ पे दिए गए हमारे पास, FC3A एंड FC3B। FC3A के अंदर वो लोग होते हैं जिनको रजिस्ट्रेशन लेना है, सर्टिफिकेट लेना है, और FC3B के अंदर अप्लाई वो लोग करेंगे जिनको प्रायर परमिशन लेना है फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज। आगे चलें, जो भी अमाउंट यहाँ पर रिसीव होगी, एनी पर्सन मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन शैल हैव एन का FCRA अकाउंट होना ज़रूरी है। दिस इज़ अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। उसके बाद अगर हम देखें तो बात होती है इधर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द इन्फॉर्मेशन एंड आफ्टर होल्डिंग अ समरी इंक्वायरी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन देने से पहले एक समरी, एक छोटी सी इंक्वायरी रखेगी उस सामने वाले बंदे के लिए कि वेदर उसको रजिस्ट्रेशन ग्रांट करना चाहिए कि नहीं। तो उस केस के अंदर क्या होगा, अगर उसको लगता है कि वो जो पर्सन है जिसको परमिशन दी गई है उसने कोई प्रोविजंस को कंट्रावीन किया है, ठीक है, उसने कुछ प्रोविजंस को परमिशन दे दी, उसको रजिस्ट्रेशन दे दिया, और उसने कुछ प्रोविजंस या फिर उसके रूल्स को, रेगुलेशंस को कंट्रावीन किया है, तो उस केस के अंदर उसको डायरेक्ट किया जाएगा पेंडिंग फर्दर इंक्वायरी कि जितना भी अनयूटिलाइज फॉरेन कंट्रीब्यूशन है जो उसने रिसीव किया है, या जो रिमेनिंग पोर्शन है जो उसने अभी रिसीव नहीं किया है, जो रिसीव करने वाला है, उन दोनों अमाउंट को वो यूज़ नहीं कर पाएगा विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। फर्दर वो पर्सन गिल्टी होगा वायोलेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एंड अकॉर्डिंगली उसके ऊपर प्रोसीडिंग चलेंगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट स्पेसिफाई द पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन हु शैल ऑब्टेन इट्स प्रायर परमिशन बिफोर एक्सेप्टिंग द फॉरेन कंट्रीब्यूशन, यानी कि गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर सकती है ऐसे लोगों को जिनको लेना ही लेना पड़ेगा उनका प्रायर अप्रूवल। कुछ एरिया स्पेसिफाई कर सकती है कि अगर उस एरिया के अंदर आप काम कर रहे हैं, उस एरिया के, यानी कि अगर कुछ कल्चरल चीज़ें हो सकती हैं, इकोनॉमिक चीज़ें हो सकती हैं, रिलीजियस, सोशल, किसी भी चीज़ों में, तो उस केस के अंदर आपको लेना ही पड़ेगा फॉरेन कंट्रीब्यूशन। उसके बाद आपको प्रायर परमिशन गवर्नमेंट का उससे पहले लेना ही पड़ेगा, या कुछ पर्पस बता सकती है या कुछ सोर्स बता सकती है। अगर आप उस पैसे को ले रहे हो तो उस किस काम पे लगा रहे हो, वो पैसा आप कहाँ से ले रहे हो, कौन ले रहा है, किस एरिया के लिए ले रहा है, इन 4 बातों के ऊपर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देके आपको कंपेल कर सकती है, आपको बोल सकती है कि आपको प्रायर परमिशन लेना ज़रूरी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो कि बात करते हैं हम सेक्शन नंबर 12 के अंदर। अब कुछ कंडीशंस है जो कि मेट करनी पड़ेगी आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेने से पहले। पहली कंडीशन क्या होती है, जो इंसान
वो रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन डाल रहा है, वो फिक्टिशियस या बेनामी पर्सन नहीं होना चाहिए, वो प्रोसिक्यूटेड नहीं होना चाहिए या कन्विक्टेड नहीं होना चाहिए। दोनों बातों का होना ज़रूरी है, प्रोसिक्यूटेड भी और कन्विक्टेड ही। कन्विक्टेड यानी कि उसके गुनाह को प्रूव हो जाना, प्रोसिक्यूट यानी प्रोसीडिंग उसके ऊपर कंटिन्यू चल रही है। कैसी एक्टिविटीज़ के अंदर, यानी कि अगर वो धर्म परिवर्तन करा रहा है, यहाँ पे ध्यान देना है, धर्म परिवर्तन जैसे किसी भी चीज़ के ऊपर उसको हमें शक भी नहीं है और यकीन भी नहीं है, दोनों चीज़ें हैं, तो उस केस के अंदर उसको रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है अगेन प्रोसिक्यूटेड और कॉन्विक्टेड फॉर कम्युनल टेंशन और डिसहार्मनी क्रिएट करने के लिए। अगर वो इंडिया के अंदर किसी भी एरिया के अंदर किसी भी जगह पे अगर कोई कम्युनल टेंशन या डिसहार्मनी क्रिएट कर रहा है, उस चीज़ के लिए वो प्रोसिक्यूटेड है या कॉन्विक्टेड है, दोनों केस के अंदर ही विल नॉट बी एबल टू एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन, उसको रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जाएगा। उसको गिल्टी पाया जाता है फॉर डाइवर्जन और मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, यानी कि उसने पहले कभी पैसे मंगवाए थे, उसको किसी और वेव से डाइवर्ट कर दिया उसने, या फिर उसको जहाँ लगाना था वहाँ ना लगा के कहीं और लगा दिया, या फिर ही इज़ नॉट एंगेज्ड और लाइकली टू एंगेज इन प्रोपगेशन और सेडिशन और एडवोकेट वायलेंट मेथड्स टू अचीव इट्स एंड, यानी कि वो किसी भी ऐसे वायलेंट मेथड्स में अचीव नहीं होना चाहिए, इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए अपने एंड्स को पूरा करने के लिए। यानी कि नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, ही इज़ नॉट लाइकली टू यूज़ द फॉरेन कंट्रीब्यूशन फॉर पर्सनल गेन्स और डाइवर्ट इट फॉर अनडिजायरेबल फॉर पर्पजेस, यानी कि वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन को यूज़ करने के बाद अपने खुद के पैसे में अपने खुद के लिए उसको यूज़ ना करे पर्सनल पर्पज, इसलिए क्योंकि कोई स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए वो रजिस्ट्रेशन दिया जाता है, अगर वो उस पर्पज़ में ही लगा सकता है उस चीज़ को, तो वो खुद के ऊपर यूज़ ना करे या उसको अनडिज़ायरेबल पर्पसेस के लिए डाइवर्ट ना करे, उन एक्टिविटीज़ के अंदर ना इंडल्ज हो जाए जिसके लिए गवर्नमेंट इस एक्ट को बनाया है, जिससे गवर्नमेंट इन चीज़ों को बचाना चाहती है, या फिर उसने कोई कॉन्ट्रीवीन किया है किसी प्रोविजंस ऑफ द एक्ट को, ऐसा कुछ ना किया हो। अब अगर बात करें कि अगर जो रजिस्ट्रेशन करेगा उसको कुछ रीजनेबल एक्टिविटीज़ उस चोजन फील्ड के अंदर फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी पहले से कंटिन्यू उसकी हो रही है, उसने कुछ किया हुआ है, उसने कुछ रीजनेबल एक्टिविटीज़ अंडरटेक की हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। अब जो पर्सन एप्लीकेशन डाल रहा है फॉर गिविंग प्रायर परमिशन हैज़ प्रिपेयर्ड रीजनेबल प्रोजेक्ट, उसने एक प्रोजेक्ट बनाया है, ओके, फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी फॉर विच द फॉरेन कंट्रीब्यूशन इज प्रपोज टू रिसीव, यानी कि अगर हम दो चीज़ें देखें तो रीजनेबली उसने एक प्रोजेक्ट होना चाहिए उसके पास हाथ में जिसके लिए वो काम करने वाला है, जिसके लिए वो पैसा रिसीव करने वाला है, तो रीजनेबली उसके पास एक प्रोजेक्ट होना चाहिए हाथ में, और दूसरा पॉइंट उसके पास कोई रीजनेबल एक्टिविटीज़ उसने अंडरटेक की हो। सिर्फ झूठे वादों के बेसिस पे कुछ नहीं हो सकता गाइस, उसको पहले कुछ ना कुछ काम करके दिखाना पड़ेगा कि ठीक है इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर आई एम वर्किंग एंड इसके बेसिस पे आई नीड फॉरेन कंट्रीब्यूशन, तो प्लीज़ ग्रांट मी प्रायर अप्रूवल। नेक्स्ट पॉइंट इज द पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल such individual has neither been convicted अंडर इन लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स नॉर प्रोसिक्यूशन, ये दोनों पॉइंट दोबारा आ गए, कन्विक्टेड और प्रोसिक्यूशन जिसको साबित हो गया और जिसपे शक है, दोनों लोगों को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते। अगर गवर्नमेंट उसको प्रायर परमिशन दे दे, उसको एक्सेप्ट कर ले और बाद में वो चीज़ प्रोसिक्यूशन उसका कन्विक्शन में कन्वर्ट हो जाए तो वो बड़ा रिस्की हो जाता है, तो अनटिल द प्रोसिक्यूशन इज पेंडिंग तब तक उसको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रोसिक्यूशन पर्सन बीइंग अदर देन एन इंडिविजुअल एनी ऑफ हिज डायरेक्टर ऑफिस बियरर्स हैज़ नाइदर बीन कन्विक्टेड, यानी कि अगर कोई कंपनी की अगर हम बात करें, यहाँ पे कोई कंपनी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करना चाहती है तो उसका कोई भी डायरेक्टर या उसका कोई ऑफिस बियरर कन्विक्ट नहीं है या फिर प्रोसिक्यूटेड नहीं है। अब अगर देखा जाए तो अगर वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो एक्सेप्ट करने वाला है वो इज़ नॉट लाइकली टू अफेक्ट प्रेजुडिशियली, जिसका गवर्नमेंट जो हमारे इस एक्ट का पर्पज़ है, जिस चीज़ को हमें ध्यान में रखना, जिस चीज़ को बचाना है, द सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, द सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक साइंटिफिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक साइंटिफिक और इकोनॉमिक, ये जो पिलर्स हैं जिसके बेसिस पे कोई भी कंट्री खड़ी होती है, हमारी आर्मी, हमारी कंट्री की स्ट्रेटजीज़, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी आर्थिक व्यवस्था, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। हमारी कंट्री का पब्लिक इंटरेस्ट, फ्रीडम और फेयरनेस ऑफ इलेक्शन और लेजिस्लेचर, जो कि कंट्री को रन करने वाले हैं, वहाँ कोई गलत एक्टिविटीज़ ना हो, फ्रेंडली रिलेशन विद अ फॉरेन स्टेट या हारमोनी, ये अगर अगेन पॉइंट आया, ये एक मेन एजेंडा है, हारमोनी क्रिएट करके रखना किन चीज़ों के बीच में जो बहुत सेंसिटिव एरियाज़ हैं, जैसे कि रिलीजन, रेशियल, सोशल, लिंग्विस्टिक, रीजनल ग्रुप्स, कास्ट और कम्युनिटीज़। द एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन शैल नॉट लीड टू इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, यानी कि वो पैसा मंगवाने के बाद कोई ऑफेंस की शुरुआत ना हो जाए,
या फिर किसी की भी लाइफ को फिजिकली किसी की भी फिजिकल सेफ्टी को, किसी की भी लाइफ को एंडेंजर ना करे वो चीज़। अब अगर बात करें प्रोसीजर फॉर द ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट, तो क्या आएगा सबसे पहले, क्या आएगा सबसे पहले आएगा एप्लीकेशन टू बी मेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो एप्लीकेशन होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट को की जाएगी। सीजी ऑन रिसिप्ट ऑफ ड्यूली फाइल एप्लीकेशन में रजिस्टर सच पर्सन विद इन 90 डेज, 90 डेज के अंदर वो या तो रजिस्टर कर लेगा उस पर्सन को, या फिर इन केस रिफ्यूज़, अगर उसको रिफ्यूज़ करना होगा तो उन्हीं 90 डेज़ के अंदर वो रिफ्यूज़ कर देगा, रिकॉर्ड करेगा अपने रीजंस को और फर्निश करेगा एप्लीकेंट को वो कॉपी। जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा वो 5 साल तक के लिए वैलिड रहेगा। अब अगर बात करें आगे, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन प्रायर परमिशन, एप्लीकेशन जो की जाएगी रेफर टू इन सेक्शन 11 फॉर द ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट और गिविंग प्रायर परमिशन शैल बी मेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट इन सच फॉर्म एंड मैनर, जो कि हमने ऊपर बात किया फॉर्म के बारे में, FC3A एंड FC3B, FC3A एंड FC3B, इन फॉर्म्स के बारे में बात की थी हमने। उसके बाद अगर हम दोबारा आए वापस, एंड उसके बाद आता है एवरी पर्सन हु मेक्स एन एप्लीकेशन अंडर सब सेक्शन 1 शैल बी रिक्वायर्ड टू ओपन FCRA अकाउंट। उसको FCRA अकाउंट खोलना जरूरी है, क्योंकि वो उस डेजिग्नेटेड अकाउंट के अंदर ही उस पैसे को मंगवा सकता है। बाद में वो उस अकाउंट को एक डिफरेंट अकाउंट्स अपने क्रिएट कर सकता है, अलग अलग बैंक अकाउंट, जिसमें उसको यूटिलाइजेशन के लिए वो यूज़ कर सकता है, बट पहले उसको एक ही डेजिग्नेटेड अकाउंट के अंदर वो पैसा मंगवाना पड़ेगा। रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, गवर्नमेंट चाहे तो रिजेक्ट भी कर सकती है एप्लीकेशन को, ग्रांट कर सकती है, रिफ्यूज़ करेगी तो उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी दी जाएगी, उसको एक कॉपी दी जाएगी। ओके उसके बाद वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट की बात की, 5 ईयर तक वो सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा। अगर किसी ने पहले से एक एप्लीकेशन दे दी है और वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हुई है, तो इस एप्लीकेशन के 6 मंथ्स तक वो दूसरी एप्लीकेशन नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि आप यार रोज़ गवर्नमेंट को एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन डालते रहो कि यार गवर्नमेंट कोई तो एक्सेप्ट करेगी, ऐसा नहीं है। 90 डेज़ के अंदर गवर्नमेंट को बताना है रिफ्यूजल या फिर एक्सेप्टेंस का। उसके बाद इस टोटल 6 मंथ्स के टाइम तक आप दूसरी एप्लीकेशन नहीं कर सकते हो, ठीक है। नो पर्सन शैल प्रेफर अ सेकंड एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन और प्रायर अप्रूवल विद इन 6 मंथ्स आफ्टर सबमिटिंग एन एप्लीकेशन, आइदर फॉर, ये जो एप्लीकेशन हमने सबमिट की है इस डेट पे, इसके 6 मंथ तक आप नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है परमिशन फॉर रिसिप्ट ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन इन एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग प्रायर परमिशन। अब ये रूल 9A आ गया। If the value of foreign contribution on the date of final disposal of an application for obtaining prior permission is over 1 crore rupees, सेंट्रल गवर्नमेंट परमिट कर सकती है कि वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन को कुछ किसी भी इंस्टॉलमेंट्स में मंगवा सकता है एज दे डीम फिट, प्रोवाइडेड दैट द सेकंड एंड सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट शैल बी रिलीज आफ्टर सबमिशन ऑफ द प्रूफ ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ 75%, यानी कि जो सेकंड और उसके बाद की जो भी सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट होगी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ बात हो रही है 1 करोड़ की, यानी कि 100 लाख की। अब उसने पैसा मंगवा लिया, पहली इंस्टॉलमेंट आई उसकी 50 लाख रुपीज़। जब वो सेकंड इंस्टॉलमेंट आएगी उससे पहले उसको प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि उसने 75% ऑफ दिस अमाउंट यूटिलाइज कर ली है। सेकंड या सब्सिक्वेंट जो भी वो मंगवाना चाहेगा इंस्टॉलमेंट, वो फाइनल इंस्टॉलमेंट भी हो सकती है, वो सेकंड भी इंस्टॉलमेंट हो सकती है, उसके बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ जितनी भी इंस्टॉलमेंट आ सकती है, बट उसको प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि पिछली इंस्टॉलमेंट का पैसा आया हुआ 75% मैं यूज़ कर चुका हूँ इन द चोजन फील्ड। जो भी यूटिलाइजेशन के लिए उसने एप्लीकेशन ली है उस फील्ड के लिए वो उस चीज़ को यूज़ कर चुका है। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिक्वायर आधार नंबर एक्सेट्रा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो प्रायर परमिशन देने से पहले या फिर सर्टिफिकेट देने से पहले या सर्टिफिकेट को रिन्यू करने से पहले आधार कार्ड, आधार वेरिफिकेशन उस इंसान की जा सकती है। अब बात करते हैं, यहाँ तक बात हुई कि हाँ ठीक है, आपको हमने रजिस्ट्रेशन लेने के लिए बोला, आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, फिर हमने देखा कि कौन कौन उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे बात हुई। उसके बाद हमने देखा कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की गवर्नमेंट का प्रोसेस क्या रहेगा। 90 डेज़ में गवर्नमेंट बताएगा कि हमने तुम्हें एक्सेप्ट किया या नहीं किया, और अगर कर लिया तो 5 साल तक वैलिड रहेगा तुम्हारा रजिस्ट्रेशन। उसके बाद हमने अमाउंट का देखा कि अगर बड़ी अमाउंट है तो गवर्नमेंट कह सकती है कि तुम इंस्टॉलमेंट में मंगवा सकते हो, बट सेकंड या सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट मंगवाने से पहले आपको 75% इंस्टॉलमेंट की यूटिलाइजेशन का प्रूफ दिखाना पड़ेगा। उसके बाद गवर्नमेंट इन तीनों कामों के लिए रजिस्ट्रेशन देने से पहले, प्रायर परमिशन देने से पहले या फिर सर्टिफिकेट को रिन्यू करने से पहले आधार वेरिफिकेशन के लिए बोल सकती है। अब हम बात करते हैं, ये रजिस्ट्रेशन इंसान को मिल चुकी है, उसने पैसा मंगवाना शुरू कर दिया है। अब हम बात करने वाले हैं अगर उसको सस्पेंड करना चाहे गवर्नमेंट। अब किस किस वजह से गवर्नमेंट उसको सस्पेंड कर सकती है। कुछ सर्कमस्टांसिस हैं व्हेन सर्टिफिकेट में बी सस्पेंडेड। तो कैंसिलेशन के लिए द सेंट्रल गवर्नमेंट वाइल कंसीडरिंग द कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑन एनी ग्राउंड्स
अंडर 14(1) shall be satisfied that it is necessary to suspend the certificate। यानी कि अगर गवर्नमेंट सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 के कुछ ग्राउंड्स को कंसीडर कर रही है और गवर्नमेंट को लगता है कि उसको तब तक के लिए सस्पेंड करना ज़रूरी है, तो उस केस में गवर्नमेंट उसको सस्पेंड कर सकती है। वो कौन से ग्राउंड हो सकते हैं? कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट सेक्शन नंबर 14 सबसेक्शन नंबर 1, ग्राउंड्स फॉर कैंसिलेशन क्या क्या है? उसने कोई इनकरेक्ट या फॉल्स स्टेटमेंट दी है इन रिलेशन टू एप्लीकेशन फॉर द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल। रजिस्ट्रेशन या रिन्यूअल के लिए उसने कोई इनकरेक्ट या फॉल्स स्टेटमेंट दी है, उसने वायलेट किया है किसी टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द सर्टिफिकेट को, उसने वायलेट किया है किसी प्रोविजंस ऑफ द एक्ट या फिर इसके रूल्स को, या फिर जो होल्डर ऑफ सर्टिफिकेट है वो किसी रीजनेबल एक्टिविटी में एंगेज्ड ही नहीं है, उसकी चोजन फील्ड की किसी भी रीजनेबल एक्टिविटी में एंगेज्ड ही नहीं है वो फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी फॉर 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स। यानी कि 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक उसने किसी भी रीजनेबल एक्टिविटी में काम नहीं किया चोजन फील्ड की, या फिर वो डिफंक्ट हो गया, उसने बंद ही कर दिया, वो गायब ही हो गया वहाँ से। इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इट इज़ नेसेसरी इन द पब्लिक इंटरेस्ट टू कैंसिल द सर्टिफिकेट। ये पॉइंट है जिसके बारे में बात की है। अगर इन चीज़ों को गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है, इसी चीज़ के ऊपर अगर गवर्नमेंट का सलाह मशवरा चल रहा है, तो इन द मीन टाइम गवर्नमेंट उसके रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर सकती है। वो पीरियड कितना रहेगा? 180 डेज। ओके, राइटिंग में ऑर्डर देके 180 डेज के लिए गवर्नमेंट सस्पेंड कर सकती है। अब सस्पेंड करने का इफेक्ट क्या होगा? यह हमने देखा सस्पेंड कर सकती है, किन किन ग्राउंड्स पे कर सकती है। अगर सस्पेंड कर दिया तो क्या होगा? तो वो कोई भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव नहीं कर पाएगा उन 180 डेज के दौरान। अब गाइज ये 180 डेज का मतलब क्या है कि इस 180 डेज के ख़त्म होने के बाद या तो उसका सर्टिफिकेट कैंसिल होगा या फिर रीइंस्टेट हो जाएगा, यानी वो जैसे काम कर रहा था वैसे काम करता रहेगा। दिस इज द पर्पज बिहाइंड दीज 180 डेज। नेक्स्ट पॉइंट इज वो उस 180 दिन के दौरान कोई भी कंट्रीब्यूशन रिसीव नहीं कर पाएगा। लेकिन इसका भी एक अल्टरनेटिव है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देके अगर उसको सही लगता है तो वो उसको अलाउ कर सकती है बेस अपॉन सम टर्म्स एंड कंडीशंस। या और दूसरा पॉइंट, पहली बात तो रिसीव नहीं कर पाएगा, ये इसकी एक्सेप्शन थी, इसको सेकंड पॉइंट नहीं मानेंगे। सेकंड पॉइंट इज नॉट यूटिलाइज्ड इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर द फॉरेन कंट्रीब्यूशन इन कस्टडी विदाउट द प्रायर अप्रूवल। जो उसके ऑलरेडी कस्टडी में है उसको बिना प्रायर अप्रूवल के यूटिलाइज्ड नहीं कर पाएगा वो। अब आता है हमारे पास रूल नंबर 14 ऑफ FCR रूल 2011 डिफाइंस द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट दैट कैन बी यूटिलाइज्ड इन केस ऑफ सस्पेंशन ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो गया तो कितनी अमाउंट तक आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं? तो यहाँ पे अगर बात की जा रही है तो 25% तक अनयूटिलाइज्ड अमाउंट में बी स्पेंड, वो भी प्रायर अप्रूवल के बाद। मतलब ये 25% भी ऐसी अमाउंट नहीं है कि आप ऐसे ही जाके यूटिलाइज कर लोगे, उसके लिए भी आपको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। यहाँ जो प्रायर अप्रूवल की बात कर रहे हैं वो इस अमाउंट की बात हो रही है जो कि रूल 14 में बताया गया है कि ये जो अप्रूवल आप गवर्नमेंट से यहाँ पे लोगे, इस अप्रूवल के बाद भी आपसे 25% ही यूज़ कर पाओगे, उससे ज़्यादा नहीं। फॉर द डिक्लेयर्ड एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स फॉर विच द फॉरेन कंट्रीब्यूशन वॉज रिसीव्ड। अब जो बाकी का 75% होगा ऑफ द अनयूटिलाइज्ड फॉरेन कंट्रीब्यूशन शैल बी यूटिलाइज्ड ओनली आफ्टर द रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब बात करते हैं, अगर यहाँ पे अगर दोबारा आ गया आप सामने कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट का सेक्शन, ग्राउंड्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। कैंसिलेशन का करने से पहले रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी सामने वाले बंदे को, और अगर किसी का सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड उसको पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो फर्दर एप्लीकेशन कर पाएगा अपने दोबारा रजिस्ट्रेशन या प्रायर परमिशन लेने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज सरेंडर। अब यहाँ तक 14 तक हमने बात की कि सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की नीड बताई, फिर हमने देखा कि रजिस्ट्रेशन या प्रायर अप्रूवल, फिर हमने देखा कि सस्पेंशन, फिर हमने देखा उसका कैंसिलेशन, एंड नाउ कि यार ठीक है मुझे तो सरेंडर करना है, मैं नहीं पढ़ना चाहता किसी पंगे के अंदर, मुझे फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं मंगवाना, तो सरेंडर कर देता हूँ। तो वो रिक्वेस्ट कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट को सरेंडर ऑफ सर्टिफिकेट के लिए। अब सेंट्रल गवर्नमेंट इस बेसिस पे भी इंक्वायरी करेगी, रीज़न बीइंग कि ऐसा हो सकता है कि उसने कुछ गलत काम किया हो जिससे वो भागना चाह रहा हो कि बाद में ना पकड़ा जाऊं तो यार पहले ही हाथ खड़े कर देता हूं, पीछे हट जाता हूं इस चीज़ से। तो गवर्नमेंट इंक्वायरी करेगी अगर उसको लगता है, और उसके बाद गवर्नमेंट को लगता है कि उसने कोई कॉन्ट्रावीन नहीं किया है एक्ट, वो जेन्युइन बंदा है, वो अपनी मर्जी से जाना चाह रहा है, उसने कुछ गलत नहीं किया, तो उस केस में गवर्नमेंट जो उसको अलाउ कर देगी, और जो उसकी फॉरेन कंट्रीब्यूशन उसने रिसीव किया है और उसके बेसिस पे उसने जो एसेट्स बनाई हैं
उनको मैनेजमेंट के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस को दे देगी, जो अथॉरिटी के अंदर पावर वेस्ट की गई है इन एसेट्स को, फॉरेन कंट्रीब्यूशन को और फॉरेन कंट्रीब्यूशन से क्रिएट की गई एसेट को मैनेज करने के लिए। देर आफ्टर द सेंट्रल गवर्नमेंट में परमिट एनी पर्सन टू सरेंडर द सर्टिफिकेट ग्रांटेड अंडर द एक्ट, यानी कि वो गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करेगा, गवर्नमेंट इंक्वायरी लगाएगी, देखेगी कि उसने कुछ एक्ट को कॉन्ट्रावीन तो नहीं किया, और फिर उसकी जितनी भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन है, उससे बनाई हुई एसेट्स हैं, उसको मैनेजमेंट के लिए लगा देगी। Okay, the validity of the certificate surrendered under section 14A of the act shall be deemed to have expired on the date of acceptance of the request by central government। जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया, उसी दिन से उसका रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद वो कोई भी फर्दर फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं रिसीव कर पाएगा। अब कोई भी इंसान जिसको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया गया अंडर सेक्शन नंबर 12 ऑफ द एक्ट में मेक एन एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म FC7 के अंदर उसको सरेंडर के लिए डालना पड़ेगा। यहाँ बात की जा रही है कुछ मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में, कि जो मैनेजमेंट जिसके ऊपर बात की फॉरेन कंट्रीब्यूशन और उसके अगेंस्ट क्रिएट की गई एसेट, किन किन केसेस में अगर उसने सरेंडर कर दिया या फिर उसको कैंसिल कर दिया गया, तो वो जो प्रॉपर्टी होगी वो किसकी कस्टडी में जाएगी। तो देयर शैल बी वेस्ट इन द बैंकिंग अथॉरिटी कंसर्न्ड टिल द सेंट्रल गवर्नमेंट इशूज फर्दर डायरेक्शंस अंडर द मैटर इन रूल नंबर 15, सेक्शन 15, रूल 15। ओके, कस्टडी ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्सन हुज सर्टिफिकेट हैज़ बीन कैंसल्ड। तो यहाँ पे वही बात है, इफ द सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पर्सन हैज़ बीन ओपनड एन FCRA अकाउंट, जिसका भी सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है, उस पर्सन ने FCRA अकाउंट बनाया हुआ था और वो कैंसिल हो गया है, द अमाउंट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन लाइंग अनयूटिलाइज्ड इन द अकाउंट शैल वेस्ट विद द प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी अंडर द एक्ट। तो जितना भी पैसा उस अकाउंट में पड़ा होगा वो सब ऑटोमेटिकली इस एक्ट के अंडर जो अथॉरिटी बनाई गई है उसके पास चला जाएगा, वो उसके अंडर आ जाएगा। अब उसका अथॉरिटी का रोल क्या रहेगा, वो उस मैनर में उस एसेट को यूज़ कर सकती है, डिस्पोज कर सकती है, अगर उसको लगता है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट में है, यानी कि सच अथॉरिटी में इफ़ इट कंसिडर नेसेसरी इन पब्लिक इंटरेस्ट उस एक्टिविटीज़ को मैनेज कर सकती है उस पर्सन की, कि अगर वो कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट काम कर रहा था, मे बी उसने कुछ बीच में डाइवर्ट किया हो, फंड्स को मिस यूटिलाइज किया हो या कुछ भी गलत काम किया हो, बट जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही थी दैट वाज नेसेसरी फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट, तो उस केस के अंदर अथॉरिटी को ऐसा लगता है तो वो उसकी एक्टिविटीज़ को मैनेज कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट कर सकती है उस अथॉरिटी को, तो पहली बात तो अथॉरिटी उसको मैनेज कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट उसको डायरेक्ट कर सकती है कि वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन को यूटिलाइज कर सकती है या डिस्पोज कर सकती है एसेट्स को इन केस अगर एडिक्वेट फंड्स नहीं हैं उसको एक्टिविटीज़ को रन करने के लिए। तो यार ठीक है, अगर तुम्हारे पास ठीक है, या तो तुम उसको मैनेज कर लो, एक्टिविटीज़ को रन कर लो। अगर तुम्हें लगता है कि यार उसको रन करने लायक फंड्स नहीं हैं, उससे इट विल कॉस्ट मोर देन द बेनिफिट, तो उस केस के अंदर ठीक है यार, उसको बेचो, निकालो और निकलो वहाँ से। ठीक है, रिटर्न ऑफ द वेस्टेड फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड एसेट्स, the authority shall return the foreign contribution and the assets vested upon it to a person if such person is subsequently registered under the act। अगर बाद में वो रजिस्टर हो जाता है, कैंसिलेशन के बाद वो अपोज करता है उसको एंड वो निर्दोष साबित होता है और उसको दोबारा रजिस्ट्रेशन दे दिया जाता है, तो वो उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं अगर डिस्पोज नहीं हुई थी, अगर उसका मैनेजमेंट कंटिन्यू हो रहा था, तो उसके अंदर दोबारा वेस्टेड हो जाएगी। रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट, अब रिन्यूअल के लिए आपको एक्सपायरी से 6 महीने पहले के अंदर अंदर आपको वो रिन्यूअल के लिए सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, वो FC3C के अंदर होगी। ठीक है, एवरी पर्सन सीकिंग रिन्यूअल सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 16 ऑफ द एक्ट शैल ओपन एन FCRA अकाउंट एंड मेंशन डिटेल्स ऑफ द अकाउंट इन हिज एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को 5,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे थ्रू द गेटवे स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। रिन्यूअल एप्लीकेशन के लिए फ़ीस है ये 5,000 रुपीज़। कोई भी पर्सन, नो पर्सन whose certificate of registration has been ceased to exist shall either receive or utilize the foreign contribution until the certificate is renewed। रिन्यूअल से पहले कोई भी पैसा वो रिसीव भी नहीं कर पाएगा और उसको यूटिलाइज भी नहीं कर पाएगा। अगर कोई भी एप्लीकेशन इज नॉट accompanied by the requisite fees before the expiry of the validity of the certificate registration, वो जो वैलिडिटी है उस सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन सीज्ड फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट। अगर फीस तुमने नहीं दी तो भाई साहब कैंसिल कर दिया जाएगा, उसको सीज टू एग्जिस्ट हो जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन। अब पीरियड ऑफ रिन्यूअल क्या होगा,
Period for renewal of certificate. The central government shall renew the certificate ordinarily within 90 days. ऑर्डिनरीली देखा यहाँ पे ऑर्डिनरीली स्पेशली कहा गया है क्योंकि नॉर्मली 90 डेज में हो जाना चाहिए भैया, लेकिन देर हो सकती है. फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन or फॉर रिन्यूअल of certificate subject to such terms and conditions as it may deem fit and grant a certificate of renewal a period of 5 years. अगेन रिन्यूअल जो होगा वो भी 5 years के लिए होगा. गवर्नमेंट चाहे तो कुछ इंक्वायरीज कर सकती है अगर उसको ठीक लगता है. अगर गवर्नमेंट नहीं कर पाती है विद इन 90 डेज उसको रिन्यू, तो वो कम्युनिकेट करेगी रीजंस कि क्यों नहीं कर पाई अभी तक. सेंट्रल गवर्नमेंट रिफ्यूज़ भी कर सकती है उसको रिन्यू करने के लिए अगर उस पर्सन ने कोई भी प्रोविजंस ऑफ द एक्ट को वायोलेट किया है. अब क्या प्रोसीजर होगा अगर सर्टिफिकेट लैप्स हो गया या सीज टू बी वैलिड हो गया. अब वो वैलिड नहीं रहा या लैप्स हो गया. अगर वैलिडिटी ऑफ द सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पर्सन हैज सीज्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ Rule 412, a fresh request for the grant of certificate registration may be made by the person to the central government. यानी कि उसने टाइम पे 5 years से 6 months के अंदर अंदर उसने अगर रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन नहीं दी है और वो बंद हो गया, ख़त्म हो गया, उसका अकाउंट सीज टू बी एग्जिस्ट हो गया, तो उसको एक फ्रेश एप्लीकेशन, जो कि हमने पहले स्टार्टिंग से देखा कि उसको फ्रेश एप्लीकेशन देनी पड़ेगी. दोबारा से वो प्रोसीजर उसको फॉलो करना पड़ेगा एज डिस्कस्ड अर्लियर. इन केस अ पर्सन प्रोवाइड सफिशिएंट ग्राउंड्स, यानी कि अगर वो फिर भी बता देता है कि भाई कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से वो वहाँ नहीं जा पाया, वो टाइम पे अप्लाई नहीं कर पाया, एक्सप्लेनिंग द रीजंस बिफोर सबमिटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर रिन्यूअल विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, उसकी जो एप्लीकेशन है मे बी एक्सेप्टेड फॉर कंसिडरेशन अलॉन्ग विद रिक्विजिट फीस. एंड यानी कि रिक्विजिट फीस थी 5,000 रुपीज़, प्लस उसको 5,000 रुपीज़ लेट फीस भी देनी पड़ेगी, बट नॉट लेटर देन 1 year आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट. तो यहाँ पे हमारी इसकी टाइमलाइन क्या बनती है, यानी कि इसकी टाइमलाइन ये बनती है कि यहाँ आपको सर्टिफिकेट ग्रांट हुआ, 5 साल तक ये वैलिड रहेगा. इसके 6 महीने के अंदर अंदर वैलिडिटी ख़त्म होने के 6 महीने के अंदर अंदर आपको रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना है. अगर नहीं कर पाए तो यहाँ पे ये सीज हो जाएगा. फिर भी अगर कुछ रीजनेबल ग्राउंड्स थे जिसकी वजह से आप नहीं कर पाए, तो 5,000 पे प्लस 5,000 रुपीज़ फीस दे के आप 1 साल के अंदर अंदर, ये भी आपके पास अल्टरनेटिव है कि आप उसको बिना न्यू प्रोसीजर फॉलो किए, बिना फ्रेश प्रोसीजर के फॉलो किए, आप कंटिन्यूटी के अंदर इसको रिन्यू करवा सकते हैं. आगे बिल्कुल प्रोसीजर और अकाउंटिंग वाला पार्ट आता है, अकाउंट्स एंड इंटीमेशन ऑफ द ऑडिट, और इसके बाद हमारे पास आता है ऑडिट्स के लिए एडजुडिकेशन का पॉइंट, एंड ऑफ एन अपील एंड रिवीजन. ये बिल्कुल प्रोसीजरल एंड प्लेन रीडिंग वाला पॉइंट है. इसमें आपको कुछ याद करने वाली चीज़ें नहीं हैं बहुत ज़्यादा. आप एक प्लेन रीडिंग देंगे तो डेट विल बी इनफ फॉर यू. मैंने चैप्टर का बिल्कुल मेजर पार्ट बहुत ही अच्छे मैनर में कवर किया है. आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो. मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करो अगर आपको लगा कि ये हेल्पफुल होगा आपके फ्रेंड्स के लिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग. एंड नेक्स्ट चैप्टर में वी आर गोइंग टू कवर फेमा. सो स्टे ट्यून्ड. थैंक यू.